जी, मेरा नाम डॉक्टर विशाल मिश्रा है, बीएड डीएमओ पोस्टेड है बीएलडब्ल्यू में। क्लास जो दी गई है उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब जो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जिसको बॉडी एक्सट्रैक्ट करके निकालेगी और पूरे शरीर में बांटेगी, जिससे आप एनर्जी और अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। एक्सट्रैक्शन किस चीज का होता है? बॉडी में किस चीज का होता है? न्यूट्रिएंट्स में कितनी चीज आती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कभी कभी इस मिनरल्स और विटामिन, इनका भी बहुत अहम रोल होता है। क्लासिफिकेशन क्या है प्रोटीन का? ओरिजिन का क्लासिफिकेशन है एनिमल ओरिजिन या वेजिटेबल ओरिजिन, मतलब जानवर से मिल रहा है कि प्लांट से मिल रहा है। सेकंड चीज है केमिकल कंपोजिशन में क्या प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? जिससे आपकी बॉडी की कोशिकाएं बनती हैं, उसको उसमें से क्या होता है? मीट, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, एग और दाल। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? सीरियल, शुगर, फैट्स, ऑयल, एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा कुछ भी। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? जिससे खाने से ताकत या एनर्जी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारे खाने में होना जरूरी है, जिससे बाकी की चीजों का मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलेगा। विटामिन मिनरल इसलिए खाया जाता है ताकि जो खाना आप खा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो खा रहे हैं, उनको अच्छे से तैयार करके बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। इसलिए विटामिन और मिनरल का रोल होता है। बांटा गया है जो न्यूट्रिएंट्स पोषण होते हैं उसको दो तरीके में बांटा गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, जो मेन पार्ट होता है। जो दाल चावल वाला पार्ट हो गया, दाल चावल दूध दही वाला हो गया, वो हो गया प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब ज्यादा अमाउंट में हमको चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट मुझे बहुत हल्के अमाउंट में चाहिए, थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है। ऐसे मिनरल्स या विटामिन होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, शायद आपको देखने से दिखेगा भी नहीं कितना ग्राम होगा, लेकिन बहुत माइक्रो साइज में रहते हैं, लेकिन उसका असर बॉडी में बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो होता है वो 20 तरीके के अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है। अमीनो एसिड जो होता है उसका छोटा पार्ट होता है, प्रोटीन का छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उनसे मिलके अमीनो एसिड प्रोटीन बनता है। तो 20 तरीके के अमीनो एसिड जो मेन होते हैं शरीर में, जिसको जिससे प्रोटीन बनाया जाता है, जिसमें से 8 जो होते हैं वो बॉडी में नहीं बनते हैं। जो 8 अमीनो एसिड होते हैं वो बॉडी में नहीं बनते हैं, वही जरूरी है हमारे लिए। बाकी 12 को तो आपको मिल जा रहा है, 12 बॉडी में बन जा रहा है, लेकिन 8 जो मेन एसेंशियल है वो बॉडी में नहीं बन रहा है, और उसी एसेंशियल अमीनो एसिड को बाहर से लेना पड़ता है, जिसके लिए हमको प्रोटीन डाइट वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है। प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग मतलब जिम वाला बॉडी बिल्डिंग नहीं। बॉडी बिल्डिंग मतलब कि हर तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बॉडी का, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो मसल हो, चाहे वो टेंडन हो, चाहे वो नाखून हो, चाहे बाल हो, इन सब के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं है तो पानी जो है वो ब्लड से बाहर निकल के शरीर में चला जाएगा, शरीर सूज जाएगा। ठीक है। प्रोटीन जो है इसलिए भी जरूरी होता है। हॉस्पिटैलिटी के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। जैसे बीमार आदमी कोई है, कोई कमजोर आदमी है, जब वो कमजोर एक बार हो गया तो फिर कमजोर तब तक रहेगा जब तक उसको प्रोटीन का एडिक्वेट डाइट नहीं मिल जाए। जब प्रोटीन की एडिक्वेट डाइट मिलेगी तो प्रोटीन को रिपेयर करने काम आएगा। बॉडी पार्ट का जो टिश्यू है, बोन है, मसल है, खून है, इन सबको बनाने में प्रोटीन का रोल होता है। इवेल्युएशन कैसे करेंगे? 4 तरीके से करते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू, डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो एंड नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। जो एनपीयू जो होता है वही मेन टर्म होता है। एनपीयू मतलब होता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, मतलब आप जो खा रहे हैं प्रोटीन, कुछ भी जो पदार्थ खा रहे हैं उसका एनपीयू कितना है। तो सबसे ज्यादा एनपीयू होता है अंडे का, 96% प्रोटीन होता है। अगर एक अंडा खा रहे हैं तो 96% उसके अंदर प्रोटीन रहेगा। मतलब अंडा खा रहे हैं तो मतलब समझिए पूरा पूरा एक प्रोटीन का सोर्स खा रहे हैं। ठीक। दाल वगैरह की होती है 40 से 50% के बीच में, 40% होता है सोयाबीन का। ठीक है। तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है पूरे अभी तक का जो जान मतलब मनुष्य के जानकारी में है वो अंडा है। ठीक है। अंडे का जो प्रोटीन होता है 96% होता है, और अच्छे क्वालिटी का अमीनो एसिड रहता है।
सोयाबीन का जो अमीनो एसिड है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, लेकिन अंडे का जो अमीनो एसिड होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। प्रोटीन को हम लोग चेक कैसे करते हैं? सीरम एल्ब्यूमिन से। ठीक है, यही एल्ब्यूमिन जो मेन प्रोटीन बॉडी का है, यही अगर 3.5 ग्राम से कम होता है तो बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, बॉडी सूजने लगती है, बॉडी कमजोर होने लगती है, जो रिपेयर का प्रोसेस होता है बॉडी में वो धीरे पड़ जाता है, वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, 3 के बाद में 3 ग्राम से नीचे है तो सीवियर मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है, पेट में पानी भी आ जाता है कभी कभी, इससे भी कम रहता है, पेट में फेफड़े में पानी आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है। फैट जरूरी है कि नहीं जरूरी है बॉडी में? फैट भी जरूरी है, फैट का बहुत रोल होता है। ठंडी में काफी रोल होता है। ठंडी में जो फैट होता है एनर्जी को कंजर्व करता है, जो भी हीट बॉडी की है वो बाहर नहीं जाने देगा, कंबल की तरह काम करता है। तो बॉडी अगर गर्म है तो गर्म रहने की कोशिश रहेगी, इसलिए मोटे जो होते हैं लोग होते हैं, उनको जिनका फैट ज्यादा है उनको ठंड भी कम लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इनको इतना फैट का लेयर है जिससे एनर्जी जो लॉस हो रही थी बॉडी से वो कम से कम होती है। तो ये फैटी एसिड जो होता है ना, दो तरीके का होता है। ये दिख रहा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये क्या है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जम जाना। ठीक है, तो कोई चीज शरीर में जाके जम जाए वो अच्छी है, कि जो ना जमे वो अच्छी है? जो ना जमे वो ज्यादा अच्छी है, जो जम जाएगा तो फिर नुकसान करेगा। जमेगा कहाँ पे? खून की धमनियों में जम सकता है। खून की धमनियों में जमेगा तो हार्ट की धमनी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये खराब वाला पार्ट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ये खराब वाला पार्ट है घी तेल का, मतलब तेल का। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये अच्छा वाला पार्ट है, और ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पूफा। पूफा जो बड़ी बड़ी कंपनी प्रचार करती हैं वो पूफा नाम से ही प्रचार करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रचार करती हैं वो पूफा नाम से करती हैं कि इसमें इतना परसेंट पूफा है। ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल, कोकोनट जो साउथ वाले होते हैं वो 100% खाना कोकोनट बनता है केरला साइड में। इसके अंदर देखिए जो खराब वाला पदार्थ कितना है, 92% है। ठीक है, अच्छा वाला पार्ट कितना है? और सबसे अच्छा वाला पार्ट 2। ठीक है, आप लोग कौन सा तेल खाते हैं? कौन सा? सरसों को भी यही घी तेल ही मानिए, सरसों को भी यही मानिए। दूसरा रिफाइंड में कौन सा खाते हैं? सनफ्लावर ऑयल। देखिए इसमें जो खराब वाला पार्ट कितना है? 8। ठीक, जो थोड़ा कम खराब है वो कितना है? 27। और जो अच्छा वाला पार्ट है कितना है? 65। इसीलिए सनफ्लावर ऐड करता है ना, दिल के लिए अच्छा, इसीलिए ऐड करता है कि जो जो अच्छा वाला पार्ट 65% वाला ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, जो सेचुरेटेड फैट वाला जो जमने की क्षमता थी तेल की वगैरह की, जिससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, वो नहीं होती है। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट होता है सैफलॉयल ऑयल। सैफलॉयल ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है, कुसुम का ऑयल है, इंडिया में नहीं मिलता। ठीक है, और आप लोग रिफाइंड खाते हैं ग्राउंड नट ऑयल, वो भी अच्छा है। देखिए उसका ये वाला पार्ट जो सैचुरेटेड वाला पार्ट है ये कितना कम है। ठीक है, जो खराब वाला पार्ट है कम है, बाकी जो बीच वाला पार्ट है अच्छा है, और जो सबसे अच्छा वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। लेकिन ये रेट में अंतर है, इसके और इसके अंतर रहता है ना, रेट में काफी अंतर है, डबल का रहता है। ग्राउंडनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में डबल का अंतर रहता है, दुगना रहता है। लेकिन अच्छी चीजें इसको प्रेफर करना चाहिए। बटर मतलब मक्खन भी हो गया, घी भी हो गया। ठीक है, तो 60% इसमें क्या है, खराब वाला पार्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, जो थोड़ा ठीक ठाक है वो 37 है, और जो सबसे अच्छा पार्ट है वो 3% है। मतलब ये भी खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि हम लोग कम अमाउंट में बटर खाते हैं, तेल की तरह नहीं खाते हैं, तो बहुत असर नहीं करता, ऐसे थोड़ा वो बटर खाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फैट्स का फंक्शन क्या होता है, तो हाई एनर्जी फूड होता है, मतलब ज्यादा तक एनर्जी देने वाला फूड होता है। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी निकलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक गाड़ी की तरह काम करता है। जो विटामिन आप बढ़िया वाला विटामिन खा रहे हैं वो शरीर में मूव कैसे करता है, तो फैट के थ्रू करता है। तो फैट हमेशा खराब नहीं होता है। फैट का एक काम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जो आपका विटामिन है उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में, और केमिकल रिएक्शन नॉर्मल तरीके से चलाना। ये भी फैट का काम है। फैट का काम क्या है? आपको एनर्जी देना। फैट काम ये भी है कि आपको ठंड से बचाना। ठीक है, फैट काम ये भी है कि कई सारे जो ऑर्गन होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, वो बॉडी में जो चिपके हैं वो भी फैट से चिपकते हैं। जैसे किडनी हो गई, वो भी फैट से चिपकी रहती है पीछे की तरफ। फैट का और का काम है, कुशनिंग इफेक्ट होता है।
ठीक है, जैसे आप बैठे हैं कुर्सी पे, कड़ी कुर्सी पे बैठेंगे तब, क्योंकि पीछे कुशन का काम करता है, जो बॉडी बना के भगवान भेजे हैं इसीलिए भेजा गया, इसी तरीके से इसको फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, जो कि बॉडी के ग्रोथ, स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और डिक्रीज पैटर्न एडिजिवनेस के लिए काम आता है। एसेंशियल फैटी एसिड हम बताए थे, फूफा टाइप का जो होता है ना, तो ये देखिए इसमें एक वर्ड ये लिखा है प्लेटलेट एडिजिवनेस, मतलब उस तेल को खाने से जो प्लेटलेट चिपक जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। प्लेटलेट जो खून में जो खून जमाने वाला चीज होता है ना, पदार्थ होता है, वो बॉडी में कहीं कहीं जो खून की नली है उसमें आके जमते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कई ढेर सारे, चिपकने लगते हैं। तो ये तेल वगैरह खाने से, जो तूफा वाला तेल होता है, उसको खाने से क्या होता है कि ये प्लेटेड एडिसिवनेस जो होता है, चिपकने की क्षमता जो होती है प्लेटेड कम हो जाती है, और हार्ट की बीमारी का चांस कम हो जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो नॉर्मल में दाल चावल खा रहे हैं, चावल वाला पार्ट हो गया, चीनी वाला पार्ट हो गया, कुछ पार्ट दाल का हो गया, ये बेसिक जो सोर्स है एनर्जी का बॉडी में, वो कार्बोहाइड्रेट है, जो बेसिक सोर्स है जहाँ से बॉडी को आपको एनर्जी मिलना है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? चावल से, दाल से, कुछ चीनी खा लिए, लौंगता खा लिए, समोसा खा लिए, इन सब में क्या है, कोई बहुत थका हुआ है, बहुत काम करके उसका एक लौंगता खा लिए, एनर्जाइज हो जाएगा। इतनी एनर्जी आएगी, फिर दोबारा से वो अच्छा खासा काम करने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इससे, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में अलग अलग तरीके से जमा होता है। पहले आप खाते हैं तो उससे शुगर, जो शुगर वगैरह चीनी वगैरह खा लिए, वो अलग अलग फॉर्म में खा रहे हैं, फ्रुक्टोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है। आखिरी में चेंज होकर बॉडी में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर एनर्जी बनती है। एनर्जी चाहे तो बॉडी में कहीं जमा हो जाती है या फिर यूज हो जाती है। ठीक है। जब वो जमा हो जाएगी तो उसके बाद से फिर, जमा होने के बाद में फिर वो एक चीज कर सकती है कि बाद में एनर्जी देने का काम करेगी। ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर होकर रखा है, जब भी कभी फास्टिंग कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास रख रहे हैं, तब भी वो काम आ जाएगा उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में। नहीं तो इंस्टेंट हो जाता है, और काफी ज्यादा स्टोर कर देंगे तो क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइबर ही बहुत जरूरी है खाने के लिए। फाइबर जरूरी किस लिए है? क्योंकि फाइबर में एक चीज होता है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका बल्क बनाता है। फाइबर से एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, फाइबर से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप खा रहे हैं उसका एक बल्क बनाएगा, और आपका जो मोशन पास होता है वो बिल्कुल आराम से पास हो जाएगा। जिस खाने में फाइबर कम होता है उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए फाइबर वाला डाइट खाना चाहिए। ठीक है। फाइबर वाली डाइट के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? सलाद हो गया, मूली हो गया, खीरा हो गया। ठीक है। फ्रूट्स हो गया, कुछ छिलके वाला फ्रूट खाइए, सेब खा सकते हैं। ठीक है। अंगूर हो गया, इन सब में फाइबर ज्यादा है। संतरा हो गया, तो ये बल्क बनाता है, बल्क बनाएगा और आपकी आंतों को घूमने की शक्ति जो बढ़ जाती है उससे, और स्टूल पास हो जाता है। ठीक है। कभी भी कब्जियत की शिकायत नहीं रहती है। और ये भी देखा गया है कि जो बाहर की कंट्री, जो हमारे कंट्रीज में फर्क इसका ये है कि जो हम लोग ज्यादा खाते हैं, क्या नाम है, सलाद वगैरह, सब्जी वगैरह, तो हमारे यहाँ कोलोन कैंसर का चांस कम होता है जब उनकी अपेक्षा में। उनके यहाँ ज्यादातर मीट प्रोडक्ट खाते हैं, फाइबर का चांस, फाइबर के डाइट में सप्लीमेंट कम रहता है। फाइबर जब कम रहेगा तो दिक्कत ये रहेगी कि वो कॉन्स्टिपेशन है, एक एक प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर है कैंसर करने के लिए। ठीक है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए सोर्स होता है आई के बेहतर काम करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा सोर्स होता है। ठीक है। ये उसको रेटिनॉल नाम से जानते हैं। पहले इसकी कमी बहुत होती थी, रतौंधी नाम से बीमारी थी, मतलब रात में दिखना बंद हो जाता था। ठीक है। आंख में रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट की क्षमता है वो खत्म हो जाती थी इनके डिफिशियंसी में। अब जो विटामिन ए डिफिशिएंट होता नहीं है, क्योंकि जो नमक आ रहा है, नमक में विटामिन ए का कुछ सोर्स रहता है। हम लोग नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन भी रहता है, विटामिन ए भी रहता है, आयरन भी रहता है। आपको आयोडीन बस पता है, लेकिन उसमें तीनों चीजें रहती हैं। बाकी आप पालक खा ही ले रहे हैं, सलाद खा ही ले रहे हैं, साग खा ले रहे हैं, उससे सोर्स मिल जा रहा है। पहले के समय में बहुत ज्यादा डिफिशियंट था। ठीक। अभी बच्चों को जब बचपन में ही इसको इसका ड्रॉप भी पिला दिया जाता है विटामिन ए का, ताकि आगे चल के कोई समस्या ना आए, आंख की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। रेटिनल पिगमेंट बनाने में काम आता है, स्किन में काम आता है। ठीक है। रेस्पिरेशन, जो सांस की नली होती है, सांस की जो
नली की लेयर होती है उसको रिपेयर करने का आता है। आपकी स्किन की दिक्कत जो होती है वो भी विटामिन ए कमी से होती है। ठीक है, इस पे ग्रोथ को, स्केलेटल ग्रोथ को, इन सबको सपोर्ट करता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी, रात में दिखना, शाम होते होते दिखना बंद हो जाता है। विटामिन डी का क्या रोल है? विटामिन डी का रोल होता है जो कैल्शियम आप खा रहे हैं, दूध जो पी रहे हैं, उससे कैल्शियम खींच के निकालना और शरीर में एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अगर सिर्फ कैल्शियम खाया जा रहा है, विटामिन डी नहीं है, तो उसका कैल्शियम में कोई फायदा नहीं है। उस कैल्शियम का एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का डोज होना जरूरी है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य से, धूप से मिलता है। ठीक है, धूप वाला जो होता है, धूप की लेयर से, धूप की जो सन की जो रेज होती हैं, उससे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चालू होता है जो विटामिन डी के बनाने में मदद करता है। अगर वो सूर्य की रोशनी नहीं लगेगी बॉडी में, तो रिएक्शन नहीं होगा, वो विटामिन डी नहीं बनेगा, आपका कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी के कमी से क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, दो बीमारियां होती हैं। थायमिन, विटामिन बी वन को पार्ट होता है थायमिन में। जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं उसमें इनकी कमी ज्यादा होती है। और इसकी कमी से कभी कभार ये भी होता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं और भूल जाता है आदमी, कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, जो ड्रिंकर्स हैं उनको एक विटामिन का सप्लीमेंट हमेशा लेना चाहिए। ड्रिंकर्स मतलब ये नहीं कि रोज मतलब लेना है ड्रिंक, जो ओरिजिनल ड्रिंकर उनके लिए बात की जा रही है। विटामिन बी सिक्स होता है वो पैराडॉक्सिन का नाम जाना जाता है। इनका काम क्या होता है? जो नसें जो होती है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो दौड़ती है, नर्व्स जो होती है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन बी सिक्स। तो इसका सप्लीमेंट लेना जरूरी है। बी ट्वेल्व का काम क्या होता है? बी ट्वेल्व भी जो होता है वो डीएनए रिपेयर और डीएनए बनाने का काम करता है। डीएनए बनाना और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो बॉडी में है, उसको मिथाइल कोबालामीन बोलते हैं। इसी की गोली दी जाती है अगर नर्व कंडक्शन डिले हो, या आपकी नसें अच्छे से काम नहीं कर रही हो, या शुगर का मरीज हो, विटामिन बी ट्वेल्व अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इसी को अलग से डोज दी जाती है बी ट्वेल्व की। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टी चीजों से मिलता है, संतरा, आंवला, नींबू। ठीक है, इसका विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी खून के क्लॉट करने में बहुत मदद करता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से खून की क्लॉटिंग की बीमारी जो हो जाती है, अगर बहुत डिफिशियंट है। कभी कभार चोट लगी घुटने में, हेमरेज हो जाता है, ठीक नहीं होता विटामिन सी की डिफिशियंसी से। ब्रश करते करते लग जाता है, खून बहने लगता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी। खट्टी चीजें खाएंगे तो कभी ये भी नहीं होगा। तो विटामिन सी का आजकल बहुत बड़ा रोल है कोरोना में। ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? सेकंड पार्ट पे आते हैं, हेल्थ वाले पार्ट में। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है व्यक्ति का? 120 और 80। ठीक है, इसके नीचे अगर है तो नॉर्मल है, एलिवेटेड है तो 120 से 129। टॉनिक वाला लेस देन 80 है तो एलिवेटेड है। और 80 से 89 स्टेज वन है। स्टेज टू में क्या होता है? 140 से है या फिर 90 से है। नॉर्मली यहाँ तक तो आप लोग खुद ही झेल जाते हैं, कभी किसी को बताते भी नहीं 140 हुआ। सिम्टम भी नहीं आता, अगर आता भी है तो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, यार इसके बाद अगर जाता है तो आपको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई चलेगी, उसका इलाज होगा। अब हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम क्या क्या आता है? सिम्टम में जब बहुत हाई ब्लड प्रेशर होगा तो अनायास पसीना होने लगेगा, गर्मी बहुत लगेगी, पसीना होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, घबराहट शुरू हो जाएगी, बेचैनी शुरू हो जाएगी, हेडेक होने लगेगा, सर में पीछे की साइड में हल्का हल्का दर्द होता रहेगा। ठीक है, थकावट लगेगी, थोड़ा सा भी काम करेंगे थकावट लगनी शुरू हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, कभी कभी बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, झटका भी आ सकता है, हाथ पैर हट सकता है, उल्टी जैसा फील होगा, नोजिया जैसा फील होगा, नोजिया मतलब उल्टी की फीलिंग, ऐसा फील होगा, घबराहट होगी, और कभी कभी आंखों के सामने जो अंधेरा है, रोशनी ब्लर हो जाएगी, दो दो चीज दिखाई देने लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कान में आवाज आने लगेगी, बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सीटी बजेगी कान में, इस टाइप की फीलिंग आएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, लगेगा कि जस्ट अभी जान निकल सकती है, ऐसी फीलिंग आएगी। ये बहुत हाई ब्लड प्रेशर पे ऐसा होता है। चेहरा लाल रहेगा, नाक से खून आ सकता है, चमड़ी पीली पड़ जाएगी, लाल हो सकती है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट जो होता है, मैं 4-5 दवाई से बेसिकली ठीक हो जाता है। कभी कभार एक दवाई से शुरू होता है और 4-5 तक पहुंच जाता है।
अर्ली स्टेज में पहुंच जाएंगे तो जिंदगी भर एक ही 2 दवाई में ही ट्रीटमेंट होगा और आप बीपी नॉर्मल रहेगा। अनटिल अनलेस आप खुद दवाई छोड़ते हैं या फिर कहीं और जाके दिखवाते हैं जो दवाई बंद कर देता है, क्योंकि दवाई खा के आप कहीं बीपी ना पाएंगे तो नॉर्मल आएगा, दवाई खा के बीपी ना पाएंगे तो नॉर्मल आएगा। तो किसी के पास अगर कम पढ़े लिखे के पास चलेगा तो बोलेगा बंद ही कर दीजिए, जब नेक्स्ट टाइम आप दवाई खाना शुरू करेंगे उस टाइम बीपी और काफी बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो अगर एक बार दवाई शुरू हो गई तो कोशिश करिए बंद न करें। दवाई कम हो सकती है, बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लगातार लेंगे तो साइड इफेक्ट उसका कम रहेगा। बीपी से जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, आंख की रोशनी आ सकती है, ये सब चांस कम हो जाएगा। डायबिटीज का क्या है कि 3 तरीके से डायबिटीज हम लोग जानते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 एक मॉडी है। मॉडी से मतलब नहीं आपको, तो टाइप 1 और टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 में देखिए नॉर्मल क्या होता है, ये पेनक्रियाज है। ठीक है, ये पेनक्रियाज, यहाँ से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो भी चीनी आप खाएं उस चीनी को ढकेलेगा सेल के अंदर में, और इस सेल के अंदर ऐसी ताकत है कि ये इससे एनर्जी निकालेगा, लेकिन किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। आप पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकल रहा है, इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ढकेलेगा सेल के अंदर में, और सेल जो है बनाएगा एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो अगर इंसुलिन काट देंगे तो आप चीनी खा लीजिए, चाय पी लीजिए, लौंगता खा लीजिए, ये जाएगा सेल के अंदर में, लेकिन ये यूज नहीं हो पाएगा या फिर सेल के अंदर जाएगा भी नहीं। तो ये चीनी जो खाए आप बाहर का बाहर रह गया। कहाँ रह गया, ब्लड में रह गया, सेल में नहीं गया, एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ठीक है, पेनक्रियाज से निकल रहा था इंसुलिन, जो ढकेलता है नॉर्मल जो आप चीनी खाए उसको सेल के अंदर में, और वो सेल इस चीनी से एनर्जी बनाता है, जिससे पूरी बॉडी फंक्शन करती है। शुगर में क्या होता है, आपका इंसुलिन सही तरीके से नहीं निकलेगा। जब इंसुलिन सही तरीके से नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं ढकेलेगा, ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं ढकेलेगा तो आप एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए शुगर के मरीज को हमेशा थकावट कमजोरी लगी रहती है, अगर वो दवाई नहीं ले रहा है फिर इंसुलिन नहीं ले रहा है तब। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का सप्लीमेंट नहीं है कोई। अगर आप दवाई लेंगे तो इंसुलिन बनाएगा दवाई, या फिर इंसुलिन को कॉपी करेगा, तो उसके बाद से वो ग्लूकोज यूज करना शुरू कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपका ग्लूकोज अंदर जाएगा, या फिर नहीं भी जाएगा, एनर्जी नहीं निकल पाएगी। ठीक, अब टाइप 1 में देखिए क्या होता है कि पेनक्रियाज जो होता है वहां से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन निकलना बंद हो गया तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या लगी रहेगी, थकावट थकावट। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन निकल रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, जो हम लोग की जो 40 साल या 45 साल के बाद जो एज में हो रहा है, वो टाइप 2 ही डायबिटीज हो रहा है। इंसुलिन निकल रहा है लेकिन अच्छे क्वालिटी का नहीं निकल रहा है, या फिर कम निकल रहा है। तो अगर अच्छे क्वालिटी का भी नहीं निकल रहा, कम निकल रहा है, तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, एनर्जी बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो ज्यादा एज वालों में टाइप 2 होता है, और टाइप 1 जो बचपन से बच्चों को शुगर रहता है वो टाइप 1 रहता है। शुरू से ही इंसुलिन नहीं निकल रही है, बचपन से ही इंसुलिन पे उसको रखा है। ठीक है, इसका सिम्टम देखिए क्या आता है कि भूख लग रही है, अला ऊपर लगी आपसे, खूब खाएगा दिन भर। दिन भर क्यों खाएगा, बॉडी में एनर्जी नहीं है। जब एनर्जी बॉडी में नहीं है, सिग्नल जा रहा है ब्रेन में कि खूब खाओ, तो क्या करेगा, जो भी पेशेंट है वो लगातार खाता रहेगा, खाता रहेगा। ठीक है, खूब खाने का मतलब ये है कि खाओगे, खाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा, पेट भी नहीं भरेगा, एनर्जी भी नहीं रहेगी, तो सिग्नल रहेगा ब्रेन को खाते रहो। खूब खाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, फ्रिक्वेंट डाइट लेगा। ठीक है, खूब पानी, जब खूब खाना खा लेगा तो खूब पानी पिएगा, क्योंकि खाना जो है पानी सोखता है ना वो। तो जब पानी खूब पी लेगा तो उसको पेशाब होना शुरू हो जाएगी, खाना खूब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन शुरू हो जाएगी। तो खूब खाना, खूब पानी पीना, खूब पेशाब करना, ये 3 पार्ट हो गया मेन। उसके बाद क्या हो गया कि वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्यों होगा, जब वो ताकत आपको नहीं मिल रही है, कहीं से एनर्जी नहीं आ रही है, तो बॉडी क्या करती है, जो बॉडी की मांसपेशियां होती हैं उसको गलाना खाना शुरू कर देती है, उससे एनर्जी निकालना शुरू कर देगी। जब एनर्जी निकलना शुरू होगी तो हाथ पैर में दर्द होगा। ठीक है, एनर्जी कहाँ से निकल रही है, प्रोटीन को तोड़ के निकाल रहा है, आपकी मसल्स मांसपेशियां को तोड़ के निकाल रहा है। ठीक है, वहां से एनर्जी निकाल रहा है। तो डायबिटीज का मरीज पतला होता है, उसको लगता है हम फैट लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो फैट लॉस नहीं हो रहा है, वो मसल लॉस हो रहा है। जो आपकी मांसपेशियां हैं उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी निकाली जा रही है। ठीक है, किसी किसी को सिम्टम ही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि
कहीं घाव लगेगी, घाव लगने पे चोट भरती नहीं है, ये भी शुगर में होता है, नासूर टाइप का बन जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंसी आ जाती है, कंडक्शन खत्म हो जाता है बॉडी का, सही तरीके से काम नहीं करता है, तो बिजली कंडक्शन खराब हो तो हर चीज का कंडक्शन खराब हो जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंसी भी आ जाती है। ठीक है, तो इसका भी शुगर का भी इलाज वही है, दवाई से पहले तो चलिए फिरिए, वॉक करिए आधा घंटे के आसपास, उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा, डाइट कंट्रोल करिए, डाइट कंट्रोल से नहीं हो रहा है तो फिर हम गोली देंगे, जब गोली से भी नहीं कंट्रोल होगा तो फिर हम इंसुलिन खा जाते हैं। ठीक है, तीसरी बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये जो है दिख रहा है, ये कोरोनरी आर्टरी है, मतलब इससे ब्लड वेसल से जब खून पास करता है हार्ट के अंदर, कोरोनरी आर्टरी में जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस आर्टरी को देखिए पूरा खुला हुआ है ये, हाँ, यहाँ से यहाँ खून जा रहा है आराम से, ये भी कोरोनरी आर्टरी है। अब ये क्या है, यहाँ से खून जा रहा है लेकिन ये रास्ता पतला हो गया है। ठीक है, ये रास्ता पतला हो गया है, ये क्यों पतला, ये क्या है, जो आप घी तेल खा रहे थे, फैट वगैरह खा रहे थे, ये फैट यहाँ इकट्ठा हो गया है इस जगह पे। ठीक है, और ये मूवमेंट कम कर दिया है। तीसरा वाला पार्ट क्या है, ये आर्टरी है, इसमें घी तेल जमा था, और जो प्लेटलेट एडिजिवनेस हम पढ़ाए थे ना बीच में कि फैट खाने से, अच्छा क्वालिटी का जो फूफा खाने से जो प्लेटलेट होता है चिपकने की जो शक्ति है कम हो जाती है, तो जिसमें शक्ति कम, जो ज्यादा रहती है चिपकने वाली, वो इसमें ऐसा प्लेटलेट इकट्ठा हो जाता है, ये पूरा पूरा ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ऐसे मरीज में क्या दिखाई देगा कि जब चलेंगे तो धड़कन बढ़ती है, चलते हैं दौड़ते हैं धड़कन बढ़ती है, बढ़ती है ना, तो जब बढ़ेगी तो हार्ट की डिमांड बढ़ेगी, हार्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इस केस में तो डिमांड पर्याप्त है, पूरा पूरा खून जा रहा है, इसमें जब डिमांड बढ़ेगी, धड़कन का रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, तो डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई कम रहेगी, तो फिर चेस्ट में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो हार्ट रेट नॉर्मल आ जाएगी, हार्ट की डिमांड नॉर्मल हो जाएगी, सप्लाई भी नॉर्मल हो जाएगा। तो दर्द कब हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है, बैठे आराम मिल जा रहा है। ठीक, तीसरा वाला पार्ट क्या होता है कि बहुत भीषण दर्द हो रहा है सर चेस्ट में, और किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा है, बैठने बैठने से आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला पार्ट हो गया, ये तीसरा वाला पार्ट उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक, दूसरा वाला पार्ट उसको बोलते हैं एंजाइना, वार्निंग सिम्टम है, दवाई इसी पे चालू हो जाती है, अगर इसी भी दवाई रखेंगे तो यहाँ तक बात पहुंचती नहीं है। ठीक है, सिम्टम क्या आता है कि सीने में भारीपन लगेगा, बहुत सीवियर भारीपन लगेगा, बहुत हेवी, ऐसा हल्का हल्का नहीं, बहुत सीवियर, क्या था, वर्स्ट पेन ऑफ माई लाइफ, मतलब अभी तक के पूरे जीवन का सबसे खराब पेन होता है चेस्ट पेन, इससे भी खराब होता है लेबर पेन, लेकिन ये जो होता है किसी व्यक्ति से पूछेंगे बोलेगा इससे ज्यादा दर्द आज तक हमको हुआ ही नहीं था, इतना भयंकर दर्द होता है। हाथ पैर जो होगा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इस जगह पे लेफ्ट साइड में ठुड्डी के नीचे से दर्द, बाही में दर्द, और पीछे के साइड में दर्द, पखवाड़ा जो होता है ना, पखवाड़े के साइड में दर्द, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, बहुत थकावट से लगेगी, कभी कभी बहुत उल्टी होने लगती है, अपच टाइप का फील होता है, ये भी हार्ट का सिम्टम होता है। ठीक है, जलन होने का सीने में। ठीक है, अब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कैसे बढ़ाएंगे आप, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ाने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। कार्डियो एक्सरसाइज मतलब जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, और अपने हार्ट को आप अगर शुरू से हार्ट रेट बढ़ाने की अगर आप उसको आदत डाल देंगे तो ये बीमारी वगैरह दुनिया भर की होगी ही नहीं। ठीक है, जब एक्स्ट्रा काम करेगा तो सारे पैसेज खुले रहेंगे, हार्ट आप दौड़ेंगे, हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो बॉडी सप्लाई भी इंटैक्ट रखेगी। ठीक है, तो अगर आप 60 साल तक वॉक नहीं किए, चले नहीं, फिरे नहीं, घूमे नहीं, आपका वेट ज्यादा है, अचानक से आप चलना शुरू किए, चेस्ट में पेन शुरू हुआ, क्योंकि बॉडी की आदत तो थी नहीं, हार्ट की आदत थी नहीं चलने फिरने की, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की, ये तो शुरू से ही कार्डियो एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। कार्डियो में क्या क्या आता है, रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्विमिंग, स्विमिंग बहुत अच्छा है, वॉकिंग कभी टाइम तक नहीं कर सकते लेकिन वॉक करिए, साइकिल चलाइए, दौड़िए। ठीक है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5.7 किलोमीटर पर आवर, या 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलने का, 6 किलोमीटर चलने का आदत डालिए। ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, उससे हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, हार्ट रेट को हमको यहाँ तक ले जाना होता है कि जो है, ठीक है, 90 के नीचे है तो ये में बेसिकली इसका क्या होता है, हार्ट रेट को 130 से 180 बीट तक ले जाना है हम लोग को। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 220 माइनस एज, 220 माइनस एज मतलब कि 220 माइनस 60 साल का आदमी कितना हुआ, 100, 20 माइनस 60 कितना हुआ, 160,
मतलब दोस्त अगर 60 साल का आदमी है तो वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी हार्ट रेट 160 तक जा सकती है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं एक्सरसाइज करते समय। 40 का आदमी है तो 180 तक जा सकती है। ठीक है, तो 180 तक हार्ट रेट खींच सकते हैं, जो भी ट्रेडमिल करते हैं या फिर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं उतनी देर तक हार्ट रेट को खींच सकते हैं वो। उसी को कार्डियो कहा जाता है कि आप विषम परिस्थितियों के लिए अपनी हार्ट को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 7 दिन 5 दिन, अरे 7 दिन में 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए 5.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, इसी पे लेक्चर समाप्त करते हैं।